दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को एक लेटर लिखा है। दोस्तों लेटर में आगामी बजट के लिए सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश रखी गई है और सरकार से ये उम्मीद की गई है कि इन सुझावों पर आप ध्यान दोगे। दोस्तों इसके अलावा लेटर में और क्या क्या कहा गया है, वो महत्वपूर्ण विचार क्या क्या है, सिफारिशें कौन कौन सी है, जानने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो दोस्तों आइए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA की ओर से हम आगामी बजट के लिए सरकार के विचारार्थ अपनी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि सरकार इन सकारात्मक सुझावों पर विचार करेगी। पहला पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक। बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी बैंकिंग प्रणाली आवश्यक है। वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं और बैंकिंग ऋण बैंकों के विवेक पर उपलब्ध है, अतः बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और बैंकिंग ऋण प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जमा धन को डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना DICGC के अंतर्गत कवर किया गया है। यह योजना 1961 में AIBEA की पहल पर लागू की गई थी, जब कई निजी बैंकों के बंद हो जाने के कारण जमाकर्ताओं की पूंजी डूब रही थी। लेकिन अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के तहत RBI को किसी भी संकटग्रस्त बैंक का विलय करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे वाणिज्यिकृत बैंकों के बंद होने की संभावना नहीं है। अतः DICGC योजना में केवल सहकारी बैंकों को ही शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वाणिज्यिक बैंकों पर अतिरिक्त बोझ को रोका जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और सरकार की हिस्सेदारी हमेशा 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी सहायक कंपनी नैनीताल बैंक का विलय अपने साथ करने या इसे किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ मिलाने की सलाह दी जानी चाहिए। बैंकों को जबरन बीमा और अन्य गैर बैंकिंग उत्पादों की बिक्री करने से रोका जाना चाहिए और केवल मूल बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद कई शाखाएं बंद हो गई है। इन बंद शाखाओं के लाइसेंस का उपयोग ग्रामीण और बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए किया जाना चाहिए। निजी बैंक सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक शाखाएं खोल रहे हैं, जो अनुचित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामगार निदेशक और अधिकारी निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों से रिक्त है। अगला पॉइंट है बचत खातों पर ब्याज दर बढ़ाकर 6% की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को बचत और सावधि जमा पर 2% अतिरिक्त ब्याज दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को TDS से मुक्त किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से उप स्टाफ और लिपिक स्तर पर पर्याप्त भर्ती की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके और भविष्य में बैंकिंग
व्यवसाय की वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अगला पॉइंट है एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज और कर रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है छोटे व्यापारियों को 6% सरल ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट गरीब और वंचित वर्गों की सहायता के लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 35,000 करोड़ का जुर्माना वसूला है। ग्राहकों से इस प्रकार की वसूली बंद की जानी चाहिए। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो है बेड लोन्स। उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है जानबूझकर बैंक ऋण न चुकाने को आपराधिक अपराध घोषित किया जाना चाहिए। जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले को किसी भी प्रकार के चुनाव, स्थानीय निकाय, विधानसभा या संसद का चुनाव लड़ने या मंत्री बनने से रोका जाना चाहिए। कॉरपोरेट डिफाल्टरों का बोझ आम जनता पर शुल्क के रूप में नहीं डाला जाना चाहिए। अगला है बैंक के खराब ऋणों की वसूली के लिए अधिक ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है कॉरपोरेट ऋणों को हेयरकट। दोस्तों यहाँ हेयरकट का मतलब है बड़ा नुकसान उठाकर ऋण माफ़ करना के नाम पर बैंकों को क्षमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है RBI को प्रत्येक 6 महीने में जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। अगला पॉइंट है RBI अधिनियम की धारा 45E को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने RBI को डिफॉल्टरों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। अगला है कृषि और शिक्षा ऋण। उसमें यह कहा है कृषि ऋण केवल 2% साधारण ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। गरीब छात्रों को 5% साधारण ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संस्थानों DFI को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बुनियादी ढांचा ऋण इन संस्थानों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बैंक मित्र और बैंकिंग और व्यापार संवाददाता के बारे में क्या कहा है बैंक मित्रों को सीधे बैंक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें न्यूनतम 18,000 वेतन के साथ उचित वेतन संरचना और सेवा शर्तें दी जानी चाहिए। उन्हें ESI और मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकिंग सुधार। इसमें कहा है सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों को मजबूत करने और पुनर्पूंजीकरण रिकैपिटलाइजेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ का विशेष कोष स्थापित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है राज्य सरकारें सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणों को स्वचालित रूप से गारंटी दें। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों में विलय किया जाना चाहिए। यहाँ दोस्तों बैंक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे। बैंक कर्मचारियों के लिए NPS में नियोक्ता योगदान पर कर छूट 14% तक बढ़ाई जाए। सभी सेवानिवृत्त लाभों को आयकर से मुक्त किया जाए। चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर GST समाप्त की जाए और ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की जाए। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे इन्होंने सुझाव दिए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।